ट्रांसपोर्ट प्लेन, खुफिया एसेट्स और स्पेशल एयर यूनिट्स का ठिकाना। दशकों तक ये जगह परमाणु ठिकाने की आड़ में सुरक्षित थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। जो शुरुआत में आतंकियों के अड्डों पर हमले से शुरू हुआ, वो इस एक्शन से सीधा रावलपिंडी के लिए एक कड़ा संदेश बन चुका था। हम दशकों से न्यूज की एंकरिंग कर रहे हैं, पहले भी जंग और तनाव कवर कर चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जैसे न्यूक्लियर पॉलिसी को नए सिरे से लिखा जा रहा था। एक देश को जो आतंक का पनाहगाह है, उसे खुलकर चेतावनी दी जा रही थी। हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख रहे थे। यह 1971 के बाद पहली बार हुआ था। पाकिस्तान की एयर पावर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। एयर डिफेंस की कमजोरी बेनकाब हो चुकी थी। इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब दुनिया को यह समझना होगा कि आतंकवाद की कोई भी वारदात अब युद्ध मानी जाएगी और उसका कड़ा जवाब मिलेगा। अब यही नया नियम है। पश्चिम को यह बात और ज्यादा गंभीरता से समझनी होगी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान को हथियार देते रहे हैं और अब चीन भी दे रहा है। अगर दुनिया वाकई आतंकवाद को लेकर गंभीर है तो उन्हें इसके केंद्र यानी पाकिस्तान पर ध्यान देना होगा और कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक 11 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमला कर पाना और फिर हर जगह सफलता पाना, ये पहले कभी नहीं हुआ था। जब एक साथ 11 एयरफील्ड्स पर हमला हुआ तो वो ये पल था जब पूरा सैन्य और राजनीतिक ढांचा हिल गया होगा। 9 मई की रात जैसे जैसे बीत रही थी, 10 मई की सुबह कुछ ऐसा लेकर आई जिसकी पाकिस्तान में सेना की रणनीति बनाने वालों ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत की एयरफोर्स बिना रुके पूरी ताकत से दोबारा हमला कर चुकी थी और इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा घातक हमला था। I think when the strikes went on to the 11 airfields at the same time, that was one time their entire political military structure would have actually crumbled. They tried. उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी तरफ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि हमारी डिफेंस कितनी मजबूत है और हम कितनी अच्छी तरह से जवाब दे पाए। Integrated in our overall capability to defend. पहली स्ट्राइक ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के सबसे अहम मिलिट्री ठिकाने एक एक कर टारगेट किए गए। मुरीद, रफीकी, सरगोधा, ये वो एयरबेस हैं जिन्होंने 1971 के बाद कभी जंग नहीं देखी थी और ये ताबड़तोड़ सटीक बमबारी का निशाना बन रहे थे। जैसे समय के साथ एक अनकहा समझौता हुआ था कि इन हवाई अड्डों को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अब वो अनकहा समझौता धूल में मिल चुका था। We have targeted the length and breadth of the adversary. We will not submit to nuclear blackmail anymore. And that we will not make a distinction. अब हम परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे और हम आतंकवादी और उसे समर्थन देने वालों में फर्क नहीं करेंगे। अगर कोई हमला होता है तो हम मानेंगे कि वो पाकिस्तान सरकार या उनके समर्थन से हुआ है। ये भारत की नई नीति है जिसे दुनिया को समझना होगा, क्योंकि हमने जमीन पर ये करके दिखा दिया है। जहां तक इस नए सिद्धांत की बात है तो ये हमारे तरफ से एक बहुत संयमित कार्रवाई थी। अगर हम पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होते तो जो हमले हमने 10 तारीख को किया वो हम 8 तारीख को भी कर सकते थे। इस्लामाबाद में चिंता अब डर में बदल चुकी थी। थके हारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक में पहुंचे। एक के बाद एक रिपोर्ट्स आती गई। पाकिस्तान के एयरबेस लगातार निशाना बनाए जा रहे थे। करीब दर्जन भर ठिकानों पर बहुत ही प्लानिंग से हमले हुए थे। ये 1971 के बाद पहली बार हुआ था। पाकिस्तान की एयर पावर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी।
एयर डिफेंस की कमजोरी बेनकाब हो चुकी थी। आसिम मुनीर ने वो स्वीकार किया जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता था। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, ये भारत की नई मुहिम थी। संदेश साफ था, छेड़ोगे तो सिर्फ छोड़ेंगे नहीं बल्कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे। थरथरा रहे पाकिस्तान की हवाई सीमाएं अब उसकी रक्षा नहीं कर पा रही थी। अब इससे इनकार करना मुश्किल था कि भारत ने पाकिस्तान की फौज को जबरदस्त तरीके से चोट पहुंचाई थी और मुनीर की सेना की फजीयत हो चुकी थी। So while they have been trying for 4 years to do something, पिछले 4 सालों में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक गलती या हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश। उनके लिए ये उल्टा पड़ गया और जब बात उल्टी पड़ी तो वो सीधे अमेरिका के पास भागे। where have they gone? They went running to Uncle Sam.